गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो कार्यपालिका का महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसा कि हमको पता है कि केंद्रीय कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये तीन इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं केंद्रीय कार्यपालिका के। और उस कार्यपालिका के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं, हमने प्रधानमंत्री की जानकारी ले ली है, उसके बारे में चर्चा कर ली है, और उसके बाद हम अब मंत्रिपरिषद की ओर चल रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी IAS प्री का एग्ज़ाम हुआ है, और बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा और उसके बाद अगर वो पेपर को डिस्कस करेंगे थोड़ा, तो उनको पता लगेगा कि जिस तरह की जानकारी IAS प्री के एग्ज़ाम में चाहिए थी ओवरऑल वैसी जानकारी लगभग हमारे वीडियोज़ में उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है कि मैं जैसा कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आप लोगों ने जो सपना फर्स्ट ईयर में देखा था उसकी एक सीढ़ी आप लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और जो गांधी पढ़ा था आपने, उसमें से भी एक गांधी का एक छोटा सा सवाल आया। राष्ट्रीय आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है। गांधी के उसमें प्रश्न पूछा गया था एज ए पॉलिटिकल थिंकर के रूप में, और मार्क्स से उसकी तुलना की गई थी कि मार्क्स और गांधी में किस बात को लेकर समानता है, और उसमें ऑप्शन दिया गया था राज्य के उन्मूलन या राज्य की समाप्ति को लेकर। और ये मैंने आपको जब नोट्स लिखवाए थे फर्स्ट ईयर में गांधी के बारे में, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये मेंशन किया हुआ है नोट्स में, आप एक बार चेक कीजिएगा कि गांधी और मार्क्स दोनों ही राज्य का उन्मूलन चाहते थे, यानी राज्यहीन व्यवस्था का समर्थन करते हैं कार्ल मार्क्स और गांधी। तो ये ऑप्शन उसमें सही है, बाकी तीन ऑप्शंस गलत हैं गांधी और मार्क्स की तुलना जब करेंगे तो। ठीक है, ये ऑप्शन आया हुआ वहाँ, तो आप उसको देखें। तो जो भी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो आपको कनेक्ट जरूर करेगी, चाहे वो छोटा सा एग्ज़ाम हो, चाहे कोई नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो। उसमें एक बात ये ध्यान रखें कि आप ज़रूरी नहीं है कि वे प्रश्न या वे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो आपको कहीं दिखाई देते हैं। गांधी के बारे में जिस तरह से प्रश्न आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास किया था, और मुझे उम्मीद है कि उन सभी प्रस्तावों को ध्यान में रखने के बाद आप अपने किसी भी पेपर को, ये तो एकेडमिक डिग्री तो आप ले ही लेंगे कैसे न कैसे, ज़्यादा अच्छी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, ज़्यादा अच्छी जानकारी आप रखेंगे तो वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगी, और एक्स्ट्रा अगर पढ़ लेंगे तो कहीं कोई नुकसान नहीं है। तो जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ पहले आप उसको ध्यान में रखें, उसके बाद उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप ऐड कर सकते हैं और करना चाहते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में वो सब्जेक्ट फिक्स नहीं है, और उसमें भी आए दिन कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होते हैं वे सभी अमेंडमेंट उसमें ऐड होते हैं और फिर वो चेंजेस आ जाते हैं। तो उन्हीं चेंजेस को आप इंक्लूड करते हुए चलेंगे। एक बेस रखिए, एक बेस के साथ थोड़ा स्पेस रखिए कि जिसमें नई चीज़ों को आप अडॉप्ट कर सकें, नई चीज़ों को उसमें आप ऐड कर सकें। ये व्यवस्था आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं, तो आपके नोट्स भी बहुत अच्छे तैयार होंगे, और आप अपने आसपास की जानकारियों से और जो लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के प्रति भी अवेयर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं नॉलेज आपकी थोड़ी थोड़ी करते करते एक दिन बहुत ब्रॉड नॉलेज आपके पास हो जाएगी। और अभी आपके पास एक साल तो जा चुका है, आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाए हैं कि हमें कैसी जानकारी दी गई थी या जो हमको पढ़ाया गया था वो किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल था। ऐसा आपको अपने आप को एग्जामिन करने का चांस नहीं मिला, आप प्रमोटेड होकर आए हैं, तो सेकेंड ईयर में आपको चांस मिलेगा। सेकेंड ईयर में आप प्रूव कर पाएंगे कि जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो चीज़ें जानकारी प्राप्त की थी वो जानकारी आपके यहाँ नेशनल मूवमेंट जो हुए हमारे यहाँ, 3 राष्ट्रीय आंदोलन जो बड़े रहे इनके अंतर्गत, वहाँ उसको ऐड कर सकते हैं, वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ भी हैं, गांधी हैं, तिलक है, गोखले हैं, जो कि आपकी सेकेंड यूनिट में है, राजा राम मोहन रॉय का जो समाज उन्होंने स्थापित किया, राष्ट्रवाद के उदय में किस तरह से उसने योगदान दिया, तो उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करते हुए, फर्स्ट ईयर को ध्यान रखते हुए जब आप सेकंड ईयर की तैयारी और उसके नोट्स तैयार करेंगे तो फर्स्ट ईयर का भी पार्ट आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए चलें, और कहीं ना कहीं ये कोशिश करें कि जो भी नोट्स हों उनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, तो वो आप समय पर करते रहें। ज़रूरी नहीं कि गांधी जी कोई नया थॉट देकर जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन गांधी के बारे में क्या पूछा गया
या गोखले से संबंधित कौन सा नया प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है या आजकल एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आ रहा है, उसको वहाँ इंप्रूव करते चले, उसको वहाँ ऐड करते हुए, ये इंप्रूवमेंट कह रहा हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि राजा राम मोहन राय दोबारा जन्म लेंगे फिर आज के हिसाब से क्या समाज सुधार हो सकता है उसको ऐड करेंगे फिर वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं। हम बात करेंगे आज के समय में उनसे संबंधित किन प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जा रहा है और उन प्रश्नों के पूछने का क्या रीज़न रहता है या क्यों ऐसी परिस्थितियाँ हो रही हैं जहाँ उनको पूछा जा रहा है, उसका ध्यान रखते हुए अपने उन नोट्स को जो पिछले साल आपने लिखे हैं उनको इम्प्रूव करते चलें, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो भी अच्छा तैयार होता चलेगा। तो मैं ये बता रहा था कि उसमें पूछा गया सिर्फ इतना। अब देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए उसने क्या दिया, सिर्फ ये पूछा गया है भाग 4, कुछ नहीं कहा गया कि भाग 4 किससे रिलेटेड है या नहीं है। अब जो पढ़े हुए हैं या हमने जिनके बारे में चर्चा की थी अभी वो जानते हैं कि भाग 4 इससे संबंधित है और कुछ नहीं पूछा गया है। जो हम अगर मैं कह दूं आप सबसे प्रमुख जो अंतर जानते हैं उस अंतर को ही दिया गया था। क्या ये वाद योग्य हैं? 3 ऑप्शन थे उसमें, देखिए आप भाग 4 में दिए गए अनुच्छेद है या जो भी प्रावधान है क्या वो वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, जब राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को निर्धारित करने में सहयोग देते हैं राज्य का, या राज्य जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो उन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखता है या नहीं, या उनको उन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर अपनी पॉलिसीज़ को निर्धारित करता है या नहीं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो जो थोड़ा बहुत भी जिन्होंने पढ़ा होगा कभी या जिन्होंने ध्यान से सुना होगा अंतर को भी, तो वो जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 वाद योग्य नहीं। ठीक है, तो इस तरह की मैं आपको बताता भी रहता हूँ और मेरी अपेक्षा भी ये रहती है कि आपकी जो सर्च है वो यहाँ पर समाप्त हो जाए कि आपको कहीं और ढूंढना नहीं पड़े। ठीक है, कहीं और किसी और चीज़ की चर्चा नहीं करनी पड़े। तो अपेक्षाएं तो यही हैं कि आप उन चर्चाओं को करने के साथ साथ आप उनको लेकर अवेयर रहें। ठीक है, तो आप देखिए कि ये प्रश्न आपके हिसाब से बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप देखते हुए चलें, समझकर चलें, दिमाग पर जोर डालने वाली बात नहीं है। एक दो बार किसी चीज़ को आप देखें, रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद आपको पता लगेगा कि वो चीज़ स्वतः ही आपके दिमाग में जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो अब चलते हैं, हम आज का अपना जो टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं हम। तो लेकिन मैंने बताया कि उस पेपर को एक बार देखिएगा, उस पेपर में किस तरह का कंटेंट पूछा गया है, कंटेंट आ रहा है, मतलब सामग्री क्या है उसके अंदर, हमारी तैयारी किस दिशा में जा रही है। जब आप सबसे बड़े लेवल का एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे तो शायद छोटे एग्ज़ाम तो आपके अपने आप ही प्रिपेयर हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो चलते हैं हम। अब जैसा कि हम बात करें संघीय मंत्रिपरिषद की, तो ये ध्यान कर लीजिए सबसे पहले तो कि जिस तरह प्रधानमंत्री के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, उसी तरह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसको ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान के
अब ये मैं आपको हमेशा लिखवाता आया हूँ और ये वही यूज़फुल है। भाग 4 कहा है मैंने, तो नीति निदेशक तक। ऐसे में आपको ध्यान आना चाहिए भारतीय संविधान के भाग 5 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है आपको? सबसे पहले वहाँ आपको मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। कैसे मिलता है वो भी देखें आप। मैंने कहा आपको अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद मुख्यतः 75, इनमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहयोग करने के लिए ये पहले भी हमने लिखा है, लेकिन इसको एक बार और रिवाइज कर ले, इसमें एक बात और ऐड हो जाएगी। राष्ट्रपति को सहयोग एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। हेड अब यहाँ हमने कहा था कि 44 संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो बातचीत चल रही है, इस बातचीत के आधार पर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जो है वो इसका मुखिया होगा और ये मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या देगी? सलाह देगी। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जो वो सलाह होगी वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी या नहीं होगी। तो अब ये वर्तमान में प्रावधान कर दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को साधारण विधेयक के संदर्भ में पुनर्विचार हेतु किसी विधेयक को लौटाता है, लौटाने की ताकत आ गई, साधारण विधेयक को लौटा सकता है राष्ट्रपति। लेकिन यदि उस पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को मूल स्वरूप में या किसी संशोधन के साथ पुनः प्रस्तुत किया जाता है, पास करके दोनों सदनों से पास करने के बाद पुनः राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति अब उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा। यानी एक तरह से मंत्रिपरिषद को पावरफुल, कैबिनेट को पावरफुल कर दिया गया है ना। मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ऐसी स्थिति में अब राष्ट्रपति को सलाह देंगे तो राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटाए गए, भाषा पर ध्यान दें, लौटाए गए विधेयक को पुनः प्रस्तुत किए जाने पर पुनः मूल रूप, वैसा का वैसा भी कर सकती है, ध्यान रखें, पुनः मूल रूप या संशोधन के साथ प्रस्तुत किए जाने पर सहमति दिए जाने हेतु
बाध्य होगा। एक तो ये ध्यान रखना, ये तो आपको पहले से ही पता है। अब जो दूसरी बात इसमें आती है निकलकर, वो ये है कि राष्ट्रपति को दी गई सलाह, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह अब ये ध्यान रखें आप, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको लिख लें दिमाग में भी। दी गई सलाह क्या होगी? न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपकी बात कि यानी कोर्ट में केस नहीं कर सकते या राष्ट्रपति अपने दायित्व से बच नहीं सकते। मंत्रिपरिषद का कार्य है राष्ट्रपति को सलाह देना किसी मामले में। अब राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो उस राय को किस तरीके से लेते हैं, वो उस राय को सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। तो इस तरह की वार्तालाप का ध्यान जब आप रखेंगे तो वहाँ आप ये ध्यान रखें कि ये जो बाध्यता है वो बाध्यता कभी भी किसी भी रूप से क्या नहीं कर सकती, राष्ट्रपति पर दबाव नहीं डाल सकती। ठीक है, अब आगे देखें। दूसरी जो बात हम कर रहे हैं अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 75, ये भी आपको पता है, ये भी हमने पहले चर्चा की थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये हमने पहले भी चर्चा कर ली, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या होगा, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। नियुक्ति करेगा, ठीक है, तथा वह प्रधानमंत्री के सहयोग से या सलाह से वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अगर आपसे पूछे मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल है तो ध्यान रखें प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से अलग नहीं है, दोनों को मिलाकर ही मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है ना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे अनुच्छेद 74 और 75, जहां हमने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन प्राप्त किया। अब इसके अंतर्गत ये है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति की जो सलाह है वो कोर्ट में पेश नहीं, उसके लिए न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता। जैसा कि ब्रिटेन में कहा जाता है कि राजा कभी गलती नहीं कर सकते, यानी राजा को कभी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा भारत में प्रावधान नहीं है। भारत में कहा जाता है कि राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से तो उनके दायित्व के लिए न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ सकता है 2 महीने के नोटिस पर, लेकिन राष्ट्रपति पद के दायित्व के अंतर्गत उन्हें इस प्रकार की उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, आगे चलें। अब अगर हम कहते हैं नियुक्ति की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ गई? नियुक्ति के संबंध में देखें आप, सबसे पहली बात कहाँ आती है? हमारी नियुक्ति की तो आती है इस प्रकार मंत्रिपरिषद
अब ये कन्फ्यूजिंग शब्द लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखें उसको। इस प्रकार मंत्री परिषद के सदस्यों, अगर कोई पूछ ले मंत्री परिषद के सदस्य, तो मंत्री परिषद के सदस्य कौन होंगे, कौन होते हैं मंत्री परिषद के सदस्य, उनका ध्यान रखें, सदस्यों। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ब्रैकेट में, कईयों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है, फिर उनको मंत्री भी कह देंगे, ठीक है। इस प्रकार मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पहली बात, ठीक है। कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति करेंगे, किसकी, मंत्रियों की, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री ज़्यादा प्रभावी हो गए या राष्ट्रपति ज़्यादा प्रभावी हो गए, या मंत्रियों पर ज़्यादा प्रभुत्व किसका माना जाएगा या प्रभाव किसका माना जाएगा, आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री का। हमने प्रधानमंत्री के कार्यों को, शक्तियों को देखा, तो वहाँ पर कृपा पात्र व्यक्ति जो होगा उसको ही वो मंत्री भी बना सकते हैं अगर फुल बहुमत की सरकार आई है तो। और अगर गठबंधन सरकार है तो प्रधानमंत्री की भूमिका क्या हो जाती है, थोड़ी सी बदल जाती है और वहाँ पर राष्ट्रपति ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की प्रभावी भूमिका पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर या पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार के अंतर्गत अलग होती है, और गठबंधन सरकार के अंदर उसकी भूमिका थोड़ी सी सीमित हो जाती है पहले की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं कि नियुक्ति हमने कर दी है। नियुक्ति के आगे एक और बात ध्यान रखें, आप आगे चलते हैं, हम इसको आगे देखें आप। ये दो अनुच्छेद हैं 74 और 75, ये आपको अच्छे से याद करना है, चाहे प्रधानमंत्री आए और चाहे मंत्री परिषद आ जाए। अब आगे देखें आप। अब यहाँ पर हमने नियुक्ति तो कर दी, नियुक्ति कर दी हमने राष्ट्रपति द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या के ऊपर। ये बात ध्यान रखें आप, मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। पूछ लिया जाता है मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन लेकिन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा (2003) में मंत्रियों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। मंत्रियों की संख्या को निश्चित कर दिया गया, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। कर दिया गया जो कि मूल संविधान, जो कि लोकसभा सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकती है। अधिकतम 15% हो सकती है, ठीक है। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि अब वर्तमान में मंत्री परिषद का आकार जो है वो क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। और कितना कर दिया गया है, 15%।
ठीक है, जबकि मूल संविधान में ऐसा नहीं था। अब आप ध्यान करिए कि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। ठीक है, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों सहित ठीक है, ये ध्यान है कि प्रधानमंत्री अलग नहीं, प्रधानमंत्री को इंक्लूड करते हुए ये तय कर दिया गया है कि 15% से ज़्यादा मंत्री किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये सन 2003 में आया था ये अधिनियम, और उस अधिनियम के आधार पर ये संख्या निश्चित की गई है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये देखिए आप। अभी ध्यान कीजिए कि आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व वाली सरकारें रही, यानी ज़्यादातर भूमिका में रहा कांग्रेस, ज़्यादातर भूमिका किसकी रही, केंद्र सरकार के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की। तो उसे किसी अन्य पार्टी के सहयोग की इतनी ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं रही। जैसा हमने देखा था कि आज़ादी के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें लगभग 14-15 मंत्री रहे थे, लगभग 14 मंत्री रहे थे। अब आप देखें कि वर्तमान समय में उन मंत्रियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। तो आप देखें कि उन्नीस जब पहली बार निर्वाचन हुआ, 1952 से लेकर 1989 तक, मोरारजी देसाई की सरकार छोड़ दो एक बार, तब कांग्रेस के प्रभुत्व वाली सरकारें बनती थी। तो वहां इतना दबदबा नहीं रहता था अन्य पार्टियों। अब ये सरकारें बनती थी तो कांग्रेस चाहती थी जितने मंत्री बनाती थी लिमिटेड मंत्रियों की संख्या रहती थी, इतनी ज़्यादा संख्या नहीं रहती थी। लेकिन 1989 से लेकर आप देखिए ना, पता नहीं कितने 18 दल, 25 दल के 1989 से लेकर 2014 तक गठबंधन सरकारें रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार या पूर्ण बहुमत जो जिस दल के पास हो अकेले के पास, ऐसी सरकारें नहीं बनी। गठबंधन सरकारें बनी जिनको यूपीए एनडीए नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर पार्टियों की संख्या 20 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा रही है। तो अब उन पार्टियों को संतुष्ट करने के लिए परंपराएं क्या चल गई कि अब वो पार्टियां जो भी सहयोग करती थी, जो भी गठबंधन सरकार में अपना पार्टिसिपेट करती थी, तो उसकी इच्छा होती थी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को मंत्री पद प्रदान किया जाए। यानी मंत्री परिषद में अत्यधिक संख्या में बढ़ोतरी होने का कारण गठबंधन सरकारों को माना गया, जो कि 1989 से लेकर 2014 तक की गठबंधन सरकारों के रूप में काम कर रही थी। यानी जिस भी पार्टी को आप समझ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि एक एक वोट की कीमत उस समय या ऐसी परिस्थिति में जब किसी दल को कोई पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में एक एक वोट की कीमत अत्यधिक होती थी। तो वो जो भी लोग उस समय ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़े दल को या जो दल सरकार बनाने की इच्छा रखता है या राष्ट्रीय दल है, उस राष्ट्रीय दल को क्या कर रहे हैं, सहयोग तो दे रहे हैं लेकिन बदले में मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। अब मंत्री पदों की संख्या बढ़ने के कारण मंत्री परिषद की संख्या क्या होती जा रही है, अत्यधिक बढ़ रही है। अत्यधिक बढ़ने के कारण उस पर होने वाला जो व्यय है, एक तो वो व्यय बढ़ रहा है और दूसरी बात उनके राजनीतिक खींचतान में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। यानी दो दल किसी एक पद के लिए कभी भी बड़ा विवाद कर पाते थे। कोई रेल मंत्री चाह रहा है, किसी को गृह मंत्री का पद चाहिए, किसी को अन्य प्रकार का कोई पद चाहिए, या कोई चाहता है कि उसके सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री परिषद में स्थान मिले। तो इस तरह के जो विवाद हुए, इन विवादों को ध्यान में रखते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के मन में ये ध्यान आया, क्योंकि उन्होंने झेला था, उन्होंने सबसे बड़े दलों को लेकर काम किया। सबसे ज़्यादा दलों की सरकार बनाने का रिकॉर्ड है मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के पास। उन्होंने बहुत सारे दलों को पार्टी लेकर जब अपनी सरकार चलाई तो उसमें कई क्षेत्रीय और कई राष्ट्रीय दलों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो ये गठबंधन सरकारें जब बनी तो इन गठबंधन सरकारों की मांगें रहती थी।
मंत्री पद की अत्यधिक मांग करते थे? या महत्वपूर्ण पदों की मांग करते थे? इस वजह में है ना, समर्थन के बदले। किसके बदले? समर्थन के बदले। ठीक है, तो इस तरह की बात जब ये करते थे, इस तरह का जो फायदा लेना चाहते थे, उस फायदे के कारण मंत्री परिषद का अत्यधिक विस्तार हो जाता था। फलस्वरूप मंत्री परिषद में या मंत्री परिषद का अत्यधिक विस्तार हो जाता था। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां तक तो। इसके कारण राजनीतिक खींचतान और मंत्रालयों का व्यय भी बढ़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यय को खर्च करने के लिए, उस व्यय को कम करने के लिए, उस व्यय को खर्च करने के लिए, राजनीतिक खींचतान को संतुलित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल के दौरान इस प्रकार का ये अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित 15% पर सीमित कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, इसकी आवश्यकता पड़ने का कारण मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, अब ऐसी खींचतान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अभी जो सरकार है, वर्तमान में भारत सरकार में बीजेपी के पास बहुमत है। अब बहुमत है तो उसे अपने साथियों की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी। वो प्रिविलेज के आधार पर उनको पद दे दे तो ठीक है, लेकिन वो दादागिरी से या किसी दबाव में लाकर प्रधानमंत्री से पद की मांग नहीं कर सकते। तो यहाँ वर्तमान में ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं कि बड़ा मंत्री परिषद हो या मंत्री परिषद का अत्यधिक विस्तार हो। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि आवश्यकता क्यों पड़ी सदस्यों की संख्या को सीमित करने का, उसका हमने कारण देखा। अब आगे चलते हैं। आप ध्यान रखें कि कितनी है वर्तमान में सदस्यों की संख्या? 15%। ठीक है, और ये कब आया? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका कार्यकाल अब इसी प्रकार अनुच्छेद 75 में और भी बातें दी गई है मंत्री परिषद के संदर्भ में, जैसा कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर चलिए हम इसको एडिंग कर लेते हैं एक बार। पदावधि सामान्यतः मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वो भी निश्चित नहीं है, या किसी मंत्री का वो कार्यकाल निश्चित नहीं है। देखें सामान्यतः मंत्री परिषद का या मंत्री परिषद के सदस्यों का
कार्यकाल या पदावधि निश्चित नहीं है। सामान्यतः लोकसभा के कार्यकाल से कार्यकाल के समान मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का है तो वो कोई निश्चित नहीं है कि एक बार कोई मंत्री बन गया तो वो 5 साल तक काम करेगा। अभी हमने जैसे पहले ही बात करें कि लोकसभा का विघटन यदि 5 साल से पहले हो जाता है तो उन मंत्रियों को भी 5 साल से पहले क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। या कभी कभी जो प्रधानमंत्री है वो उनके मंत्रियों से इस्तीफा ले सकता है, या मंत्रियों के विभागों का बंटवारा में परिवर्तन कर सकता है, या किसी मंत्री को हटाने की राष्ट्रपति को सिफारिश की जा सकती है फेरबदल या मंत्री विस्तार के अंतर्गत भी। ठीक है, तो इसका मतलब इनका कार्यकाल मुख्यतः निश्चित नहीं होता, और मुख्य निश्चित नहीं होने के कारण यहाँ पर मंत्रियों पर अस्थायी होने का खतरा मंडराता रहता है। इसको आगे देखें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि मंत्री को चाहे जैसे हटा दे, इसका तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकता है, किसी भी मंत्री से इस्तीफा ले सकता है, या बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत आधार पर लोकसभा में विश्वास प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, सामूहिक व्यक्तिगत रूप से मंत्री, वैसे राष्ट्रपति हमने पहले कर लिया है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा हटाने से पहले लोकसभा में उसको अविश्वास की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब आप इसका ध्यान रखिए, आप इससे क्या समझ रहे हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। इसको देखते हैं ऊपर, कार्यकाल के अंतर्गत ही चल रहा है।
कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन अगर कोई विदेश मंत्री है और उसका अच्छा चल रहा है, उनकी सरकार लोकसभा भी 5 साल तक चल रही है, तो वह मंत्री 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं मंत्री, ठीक है। यानी मंत्री प्रधानमंत्री के सजेशन के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को हटा सकता है। इसको आगे और डिफाइन करते हैं। अगर हम देखें सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, ठीक है। अब यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व से मतलब है कि ये जो मंत्री परिषद होती है, इसके जो सदस्य हैं यानी मंत्री हैं, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां तो होती हैं, लेकिन ये सामूहिक रूप से भी जिम्मेदार होते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जैसे सामूहिक रूप से 100 रन अगर आप बना लेते हैं तो वो सेंचुरी कहलाते हैं, लेकिन क्या एक रन का स्कोर उससे बाहर है क्या? एक रन जब जुड़ते हैं तब जाकर 100 बनते हैं। जैसे वो 100 बनते हैं तो उनका रूप तो क्या हो गया, सेंचुरी हो गई, शतक हो गया। लेकिन उनके इंडिविजुअल एक डिजिट का भी योगदान है, एक रन लेकर आपने अपना स्कोर आगे बढ़ाया। तो इसी तरह मंत्री परिषद के एक व्यक्ति का योगदान तो है ही, एक व्यक्ति के रूप में या जो भी मंत्रालय उन्हें मिलता है, उसके विभागाध्यक्ष होने के नाते तो उनकी जिम्मेदारियां निश्चित हैं ही, लेकिन इसके अलावा पूरी मंत्री परिषद भी सामूहिक रूप से राष्ट्र के संचालन या राष्ट्र की नीतियों के संचालन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। अब ये किस तरह से, अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने आपस में बैठकर किसी विषय पर सहमति कर ली है या सरकार में आम सहमति बन गई है मंत्रियों के बीच, तो कोई भी मंत्री किसी भी विधेयक या किसी भी प्रस्ताव का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं कर पाएगा। यानी जब भी उस पर वोटिंग या किसी अन्य प्रकार की कोई क्रिया की जाएगी तो सभी मंत्रियों के द्वारा उसे समर्थन दिया जाएगा। अगर किसी मंत्री को इस बात का विरोध करना है या वो उनकी नीतियों से सहमति नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उस मंत्री विशेष को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, और वह मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही सामाजिक या सार्वजनिक मंच से या सार्वजनिक स्तर से उस फैसले की आलोचना कर सकता है, उसकी कमियां निकाल सकता है, लोगों में उसके प्रति जाकर जनमत तैयार कर सकता है। लेकिन अगर वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार के विरोध को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करे। जब मंत्रियों की बैठक चल रही है या किसी तरह का कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो अब वहाँ वह अपने विचारों को उस मंत्रिपरिषद से अवगत करा सकता है, और मंत्रिपरिषद चाहे तो उसकी भावनाओं के अनुसार उसमें सुधार करे, अन्यथा न करे, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है। अभी अगर हम एग्जाम्पल दें, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आप करंट पढ़ा करें, क्या पढ़ा करें? अगर अपने उत्तर को अच्छा करना है तो करंट पढ़ा करें। अभी हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, यानी केंद्रीय मंत्री है, महिला है। अभी किसानों का विरोध हुआ है कृषि नीति को लेकर, नई कृषि नीति आई है, उस नीति को लेकर इसने सरकार का विरोध करने की कोशिश की या सरकार का विरोध करना चाहा, तो इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। सरकार में रहकर विरोध नहीं किया, और अगर वो अपनी बात रखी, वो बात मानी नहीं गई, तो इस मंत्री ने क्या दे दिया है? त्याग पत्र दे दिया है। तो इस तरह की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करता है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है या किसी मंत्री विशेष को तकलीफ है तो वह इस्तीफा देकर सरकार की कमजोरियों या सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकती है। ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो करंट चल रहा होता है उसको पढ़ें, उसको जहाँ सूटेबल लगे आपको वहाँ उसका प्रयोग करें, जैसा कि यहाँ आप कर सकते हैं। अभी मंत्री ने इस्तीफा दिया लास्ट मंथ। ठीक है। तो ऐसे जब आप एग्ज़ाम देंगे तब तक परिस्थितियाँ चेंज होती जाएंगी, कोई अमेंडमेंट आ जाएगा, तो आप उस अमेंडमेंट को या किसी उस नई चीज़ को अपने आंसर में शामिल करें। बेनिफिशियल तो होगा ही, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। आगे चलते हैं, हम इसको देखें।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर काम करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात सभी मंत्रिपरिषद सदस्यों द्वारा उस विधेयक का या उस सलाह का क्या किया जाएगा? समर्थन किया जाएगा। उस विधेयक का समर्थन किया जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यदि कोई मंत्री सहमत नहीं है तो वह इस्तीफा देकर ही अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है। जैसा कि हरसिमरत कौर बादल पूर्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ठीक है। अब ये बात तो यहाँ तक हुई। अब इसका मतलब ये है कि सभी मंत्री जो भी अपने डिपार्टमेंट का हेड है वो और जो अन्य मंत्री हैं वे सभी सामूहिक रूप से कार्य करते हुए प्रजा के हितों के या प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करें। यानी अगर किसी मंत्री के डिपार्टमेंट में किसी तरह की या किसी मंत्री के विभाग के द्वारा जनहित के बजाय उनके हानि के लिए कोई कानून बन रहा है या किसी प्रकार से किसी राजनीतिक मुद्दों को या राजनीतिक हितों को पूरा करने मात्र के लिए कोई योजना आ रही है तो ऐसी योजना के निर्वहन में सभी मंत्रियों की भागीदारी या सक्रियता मानी जाती है। यानी एक बार अगर मंत्रिपरिषद ने ऐसा कोई कार्य किया और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो वहाँ पर सभी मंत्रियों को एक साथ इस्तीफा देना पड़ेगा या वो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ऐसी स्थिति में भी पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आप समझ रहे होंगे
कि अगर एक मंत्री ने, चाहे उसने कितना ही अच्छा काम किया हो, अगर उसकी टीम में या उसकी टीम के द्वारा या उसकी टीम के हेड यानी प्रधानमंत्री के द्वारा अपना विश्वास खो दिया गया है लोकसभा सदन में, तो वहाँ पर संपूर्ण मंत्री परिषद को ही इस्तीफा देना होगा। ठीक है, आगे देखें आप इसको। सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों जिम्मेदार माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे हम पहले कहते थे कि गहलोत तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन परशुराम मदेरणा के द्वारा जो कार्य किए गए उन कार्यों के फलस्वरूप सारे मंत्रिमंडल को भोगना पड़ा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी भोगना पड़ा। उससे पहले हमने कहा कि जो मनमोहन सिंह हैं वे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, मतलब भ्रष्टाचार का कोई काम उन्होंने नहीं किया, फिर भी 2014 के चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनके मंत्रिपरिषद के जो अन्य शेष जो सदस्य थे उन सदस्यों के कार्यों से जनता खुश नहीं थी, या स्वयं मंत्रिपरिषद के मुखिया यानी प्रधानमंत्री के कार्यों से भी वो जनता खुश नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप देखेंगे तो सभी लोग जिम्मेदार माने जाते हैं। ठीक है, कार्यों के प्रति या निर्णयों के प्रति जिम्मेदार माने जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। इसलिए लॉर्ड मार्ले ने कहा कि वे सभी एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है इसी सामूहिक भावना से। एक साथ तैरते हैं, तैरते हुए एक साथ डूबते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार हैं, लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में अविश्वास खोया तो सभी मंत्रियों को क्या करना पड़ता है, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि आप मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से क्या समझते हैं, या सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से क्या तात्पर्य माना जाता है। और देखें अभी पदावधि में ही आगे चलें। अब इसमें आगे एक और बात आती है कि मंत्री परिषद पर मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, मैंने कहा था प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है या नहीं, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है या नहीं, यस हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। ऐसे ही मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या कहने का मतलब दूसरे अर्थों में अगर कहें तो मंत्री का दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। परंतु यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में
तो ऐसी स्थिति में उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी ना किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखें आप, मनोनयन, चाहे वो मनोनीत हो और चाहे वो निर्वाचित हो, किसी भी तरीके से, मनोनीत या निर्वाचित, या मनोनयन या निर्वाचन, मनोनीत या निर्वाचन, दोनों में से किसी माध्यम से वो किसी भी सदन का सदस्य बने, अन्यथा उसे इस्तीफा या बर्खास्त, दोनों में से दोनों के द्वारा मंत्री परिषद से मंत्री पद से हटाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब देखो आप, सीधी सी बात है, अभी हमने बात की थी राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकता है, तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। दोनों सदनों में से किसी भी सदन का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर अंदर, प्रधानमंत्री में भी यही है, आपको याद रखने की ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको कहा है कि पहले आप उस प्रधानमंत्री को ढंग से पढ़ लें। प्रधानमंत्री माइंड में रहेगा तो आपको मंत्रिपरिषद के बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ आपके दिमाग में स्वतः ही आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलें। यदि किसी सदस्य को या मंत्री को दल बदल कानून के आधार पर सदस्यता से वंचित किया गया है, तो वह सदस्य भी नहीं रह सकता। यानी ऐसी स्थिति में उसको मंत्री पद से भी क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ये हम इनके पदावधियों के बारे में बात करें कि मंत्री कब कब किस किस स्थिति में मंत्री को उसके पद से हटाया जाएगा या कब कब मंत्री काम नहीं कर सकता। आगे चलें। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद धारण करने से पूर्व पद की गोपनीयता की शपथ
पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है। वेतन, वेतन मत कर देना, वेतन यानी बिना तनख्वाह और वेतन यानी सैलरी। मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री में भी यही है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि 10 अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची है जो वेतन से संबंधित है। तो हमने कहा था वेतन 2, अनुसूची 2 के अनुसार शेड्यूल अनुसूची 2 के प्रावधानों के अनुसार ठीक है, ये वेतन हो गया। देखिए नियुक्ति कौन करता है, हमने पहले बात कर ली, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और संख्या से कोई निश्चित नहीं है कि कितनी हो, मिनिमम संख्या निश्चित नहीं है, ध्यान रखें। मैक्सिमम निश्चित की हमने कि लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये भी हमने 2003 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया था। उससे पहले तो मूल संविधान में तो इस प्रकार की अधिकतम संख्या का भी कोई निर्धारण नहीं किया था। उसकी आवश्यकता है, मैंने आपको बता दी कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी। पदावधि का भी निश्चय अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की पदावधि भी निश्चित है, प्रधानमंत्री की पदावधि सामान्यतः निश्चित है, मंत्रिपरिषद की, लोकसभा की, इनकी सामान्यतः अवधि 5 वर्ष की निश्चित की गई है। लेकिन किसी मंत्री को 5 वर्ष से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है, ये हटाया जा सकता है या उसका इस्तीफा लिया जा सकता है, बर्खास्त भी किया जा सकता है, इस्तीफा भी लिया जा सकता है। ठीक है। और जो सदस्य या मंत्री दल बदल कानून के आधार पर हटाए जाते हैं, उसकी सदस्यता से वंचित किए जाते हैं, तो वह मंत्री पद पर भी नहीं रह सकते। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री। तो अगर लोकसभा में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनके खिलाफ किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस मंत्री को अपने पद से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली है यहाँ। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं मंत्रिपरिषद के और मंत्रिपरिषद की जो संरचना है और जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करने वाला है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान कर लें आप, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इसके भाग याद कर लें। कौन से भाग में मंत्रिपरिषद का उल्लेख, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं हम, भाग 5 में। ठीक है।